बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा का सिलेबस चेंज हुआ है और इस बार फर्स्ट ईयर में जो फ़िज़िक्स की बुक पढ़ाई जा रही है उस बुक का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स, इस चैप्टर के आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ ये जो न्यू बुक आई है इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन भी आपको मेरे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट पर मिलेगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 150 वर्कर्स कुड डग अ टनल थ्रू अ माउंटेन इन 25 डेज़। कि 150 वर्कर्स हैं और वो एक पहाड़ में टनल खोद सकते हैं 25 डेज़ में। हमने ये बताना है कि कितने दिन लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अगर 250 वर्कर्स हों, 150 वर्कर्स हों तो 25 डेज़ में माउंटेन में टनल बना लेते हैं। तो कितने दिन लगेंगे अगर वर्कर्स की तादाद हम बढ़ा देते हैं 150 से 250 वर्कर्स कर देते हैं तो कितने दिन में वो टनल कंप्लीट हो सकती है। तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने इसमें सिंपली ये करना है कि पहले जो वर्कर्स और डेज़ दिए गए हैं इनको इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी साइड पे वर्कर्स और डेज़ को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करना देना है। यानी कि वर्कर्स 1 ये वाले मल्टीप्लाई बाय डेज़ 1 जो ये वर्कर्स इतने डेज़ में माउंटेन को डग कर रहे हैं इक्वल टू 250 वर्कर्स दूसरे साइड पे आ जाएंगे, वर्कर्स 2 उनको नाम देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाउ लॉन्ग यानी कि कितने डेज़ लगेंगे तो उसको डेट्स 2 का नाम दे दिया। तो सिंपली इस न्यूमेरिकल में जिस इक्वेशन के ज़रिए से सोल्यूशन हमने सॉल्व करना है वो है वर्कर्स 1 मल्टीप्लाई बाय डेज़ 1 इक्वल टू वर्कर्स 2 मल्टीप्लाई बाय डेज़ 2। अब वर्कर्स 1 150 हैं, डेज़ 1 25 हैं, वर्कर्स 2 250 हैं और डेज़ 2 जो हैं वो x है जो कि हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 150 को 25 से मल्टीप्लाई करें 3750 आ जाता है, इक्वल आ जाता है 250x के। x इक्वल आ जाएगा 3750 डिवाइडेड बाय 250। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 15 डेज़। जब हम कैलकुलेटर से 3750 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो x आ जाएगा 15 और साथ यूनिट क्या आएगा डेज़, क्योंकि हमने यही बताना था कि हाउ लॉन्ग वुड बी कम्प्लीटेड, कि कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा। तो 15 डेज़ लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 150 वर्कर्स 25 डेज़ में माउंटेन डग कर रहे थे तो 250 वर्कर्स जस्ट 15 डेज़ में वो टनल डग कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज 0.99 मीटर विद इट्स टाइम पीरियड 2 seconds. When its length is reduced to half, then estimate its time period and frequency. अब इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि सेकंड पेंडुलम की लेंथ हमें दी गई है। सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो इसका मतलब ये है कि एक पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम की बात की जा रही है जिसमें उसकी लेंथ दी गई है 0.99 मीटर और टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड्स। व्हेन इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ, अगर उस पेंडुलम का जो थ्रेड है उसकी लेंथ हाफ कर दी जाए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, लेंथ हमें दी गई है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ 0.99 मीटर, L इक्वल टू 0.99 मीटर। व्हेन इट्स टाइम पीरियड 2 सेकेंड, T इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हेन इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ, न्यू लेंथ L प्राइम है, लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ, ये लेंथ इज़ रिड्यूस टू हाफ, ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया, 0.99 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 0.495 आ गया। देन एस्टिमेट इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यानी कि एल प्राइम की वैल्यू अगर ये हो, ये साथ मीटर, यानी कि एल प्राइम की अगर वैल्यू ये हो तो टी प्राइम और एफ प्राइम की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। हमने टी प्राइम के लिए कैलकुलेट करना है तो एल प्राइम आ जाएगा। जी और पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी दोनों केसेस में, चाहे आप टी कैलकुलेट करें चाहे टी प्राइम कैलकुलेट करें।
तो टी प्राइम इक्वल आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है तो होती है 3.14 इंटू अंडर रूट एल प्राइम की वैल्यू 0.495 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो ये 6.28 आ जाएगा। अंडर रूट इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो 0.0505 आ जाता है। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.225 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी प्राइम आ जाएगा 1.41 और 7 यूनिट आएगा सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो 7 यूनिट लाजमी लिखा करें। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। एफ इक्वल आ जाएगा 1/1.41 जो भी कैलकुलेट किया, इसको डिवाइड करेंगे तो एफ प्राइम आ जाएगा 0.71 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर व्हेन इट्स स्पीड इन स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर होगा बाय लाइट, एक लाइट से जब वो क्या करे, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जबकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक साल में अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो हाउ मच डिस्टेंस यानी कि डी कैलकुलेट करना है। कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये हमें टाइम दिया गया है 1 ईयर का। 1 ईयर किसके इक्वल होगा। 1 ईयर एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि ईयर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखा तो ये आया 3.1536 × 10⁻7 सेकंड। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 3.1536 × 10⁻7 सेकंड। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम दिया है और साथ स्पीड हमें दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये अगर वैल्यू ना भी दी गई हो न्यूमेरिकल में, जस्ट इतना कहा गया हो कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो तब भी आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये कांस्टेंट है, ये वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, एयर में कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। सिंपल सा फार्मूला है। वी टी और डी को देखते हुए आप फार्मूला देखें, एस इक्वल टू वी टी या डी इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला यूज़ होगा। वी और टी की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1536 करेंगे तो ये 9.46 आ जाएगा इंटू 10, बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी 8 + 7 15 आ जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, उससे पहले वाला एक इंक्रीज़ कर जाएगा, 9.5 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। यानी कि वो लाइट जो एक साल में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है वो 9.5 × 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाती है। न्यूमेरिकल नंबर 4, प्रूव दैट नैनोसेकंड्स इन 1 सेकंड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। ये प्रूव करना है कि एक सेकंड में जितने नैनो सेकंड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर में। तो इसमें हमने क्या करना है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि प्रूव दैट नैनो सेकंड्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होंगे वो पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि प्रूव हो गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, नैनो सेकंड्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो सेकंड्स क्या है। नैनो सेकंड्स प्रीफिक्स है नैनो, जिसकी वैल्यू 10⁻⁹ होती है, यानी कि 1 नैनो सेकंड इक्वल होता है 10⁻⁹ सेकंड के। हमने एक सेकंड में नंबर ऑफ़ नैनो सेकंड्स बताने हैं, तो यहाँ पे 10⁻⁹ अगर उधर जाकर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 सेकंड रह जाएगा, यानी कि 1/10⁻⁹ नैनो सेकंड इक्वल आ जाता है 1 सेकंड के।
हमने 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है तो 1 सेकंड इस तरफ कर लें, 1/10⁻⁹ नैनो सेकंड दूसरी तरफ लिख लें। 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड इक्वल होगा 10⁻9 नैनो सेकंड के। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो हम ज़रा देखते हैं। 1 ईयर इक्वल है 1 × 365 × 24 × 60 × 60 सेकंड। ये कहाँ से आया, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्या किया, ईयर से छोटा यूनिट लाते गए सेकंड्स तक, तो हमने ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख दिया, इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.1536 × 10⁻7 सेकंड। 1 ईयर इक्वल है 3.1536 × 10⁻7 सेकंड के। अब अगर आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट की, 1 सेकंड इक्वल टू 10⁻9 नैनो सेकंड और 1 ईयर इक्वल टू 3.536 × 10⁻7 सेकंड, तो इसमें अगर आप देखें 10⁻9 की वैल्यू 10⁻7 से ग्रेटर है, ठीक है, वो पावर 9 है और ये पावर 7 है, तो डेफिनेटली 10⁻9 ग्रेटर होगा 10⁻7 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैनो सेकंड्स इन 1 सेकंड और मोर देन नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 20 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर और 220 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, 20 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और पर सेकंड को पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं और सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं ये ज़रा समझें। अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो सिंपली किलो की वैल्यू पुट करते, यानी कि 1000, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन जब मीटर है और किलो में कन्वर्ट करना है तो जो किलो की वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। ये एक चीज़ समझ आ गई। अब सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। एक सेकंड में कितने आवर्स होते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो वो कितना आ जाता है 3600, यानी कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो पर सेकंड को पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों डिवीज़न में है ना, तो हमें अगर आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो डिवीज़न में 3600 मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3600। सिंपली आप ये याद रखें कि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया और सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया। तो 20 मल्टीप्लाई बाय ये 3.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। इसी तरह बी पार्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। देखें यूनिट सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है। तो ये वाला स्टेप एज इट इज़ हम यहाँ पे भी लिख देंगे, 3 × 10⁸ इंटू मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 डिवाइडेड बाय 1000 किया। तो ये 3 × 10⁸ इंटू इसको डिवाइड करेंगे 3.6 आ जाएगा, 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 10.8 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर आ जाता है। और अगर हम पॉइंट को 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, या जो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें पॉइंट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट को 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 की पावर 1 इंक्रीज़ हो जाएगी और ये 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है, ये आसान है, इसमें 220 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 220 लिखेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली किलो एक्स्ट्रा है, किलो की वैल्यू पुट कर दें, क्या है 1000। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, दोनों ऊपर पावर -1 है यानी कि डिवीज़न में है, यानी कि डिवीज़न में एक घंटे में
कितने सेकंड होते हैं वो लिखने हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितना आ जाता है 3600 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लिखते हैं 220 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, 0.278 आ जाता है। ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 61.16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से 20 मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड 1.08 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। और 220 किलोमीटर पर आवर जो है वो 61.16 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वेरीफाई दैट द इक्वेशन s = VIT + 8t² इज डायमेंशनली करेक्ट। इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट कैसे हमें पता चलेगा कि डायमेंशनली करेक्ट है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो साइड्स हैं उनकी डायमेंशंस पुट करते हैं, और डायमेंशंस पुट करके हम क्या करते हैं, देखते हैं कि डायमेंशंस दोनों साइड्स की इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, s है। s क्या है, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड है VIT + 8t²। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 इंटू टी टाइम है, टाइम की डायमेंशन t प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और t की डायमेंशन t², ऊपर स्क्वायर है तो इस वजह से स्क्वायर भी आ जाएगा। टाइम की डायमेंशन t है और साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। ये वेलोसिटी की डायमेंशन, टाइम की, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं जैसे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, अगर इनकी डायमेंशंस आपको नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि उस क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी तक ड्राइव करें। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम LT-1। इसी तरह एक्सेलरेशन का डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर आता है। जब वेलोसिटी ओवर टाइम को वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि LT-2। वैसे ये आपको याद भी होनी चाहिए, सिंपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टाइम, मास, लेंथ, ये कम से कम डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए ताकि पेपर में सॉल्व करते वक्त आपको टाइम जो है वो वेस्ट ना हो बेसिक क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो कैलकुलेट करते वक्त। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये T⁻⁻1 और ये T⁻+1, तो ये क्या रह जाएगा, LT-1+1 बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर ऐड होगी LT-2+2, यानी कि T-1+1 और T-2+2 ख़त्म। बाकी क्या रह जाएगा, L + L। -1+1 ज़ीरो हो जाता है ना, तो किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो, आंसर 1 आता है, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, या 1 L के साथ मल्टीप्लाई होकर L रह जाएगा, तो L + L। तो ये कितना हो जाता है, 2L। अब कांस्टेंट जो है यहाँ पे जो 2 है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L। राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी L आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी L थी। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि डायमेंशंस जो हैं लेफ़्ट हैंड साइड की वो राइट हैंड साइड की इक्वल हैं। इस वजह से जो इक्वेशन है S = VIT + 8t² इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये चाहे 1/2 AT² होता ना तो तब भी डायमेंशनली करेक्ट होता, क्योंकि 1/2 की कोई डायमेंशन ना होती, वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसको आपने वेरीफाई कर देना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है,
और अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल ना आए तो इसका मतलब है कि वो डायमेंशंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is acting on a particle of mass m which is moving with velocity v along a circle of radius r where the applied force depends on the mass m of the particle, its velocity v and radius r of the circle. Derive dimensionally the formula for the centripetal force Fc by using dimension analysis. अब इसमें क्या कहा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, उस पार्टिकल का मास m है और वो पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक सर्कल में जिस सर्कल का रेडियस r है। उस पार्टिकल या जिस पार्टिकल का मास m है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो डिपेंड कर रही है मास m, वेलोसिटी v और रेडियस r ऑफ द सर्कल पे। तो हमने फार्मूला ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का। जब इस तरह का आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें एक क्वांटिटी का बताया गया हो कि वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है और डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उसका फार्मूला ड्राइव करें, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो क्वांटिटी किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे Fc m, v और r पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे Fc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, v, r और इनकी पावर दे देंगे a, b, c, कोई भी पावर लिख सकते हैं। r की पावर a लिख दें, m की पावर b लिख दें, v की पावर c लिख दें, आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्वांटिटी जितनी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के उनकी पावर कुछ ना कुछ लिखनी है वेरिएबल्स में। Fc प्रोपोर्शनल टू m, a, m, v, b, r, c आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट आता है, यानी कि Fc इक्वल आ जाएगा k m, a, v, b, r, c। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करेंगे। Fc फोर्स की डायमेंशन, Fc क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन है तो फोर्स ही ना। फोर्स की जो मर्जी टाइप हो उसकी डायमेंशन वही होगी mLt-2। नहीं आती है आपको F इक्वल टू ma के फार्मूले से आप ड्राइव कर लें, इसकी डायमेंशन mLt-2 आ जाएगी इक्वल टू k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। m मैस है कैपिटल M की पावर a, v वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 की पावर b, r रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो r की डायमेंशन l पावर c आ गई। अब सेम जो डायमेंशंस है वो एक जगह पे कर लेते हैं, यानी m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 इक्वल टू m पावर a, l की पावर b प्लस c, l इधर भी है, b बेसिस सेम है तो पावर z होगी ना, तो l की पावर b प्लस c और ये t पावर -b, -1 b से मल्टीप्लाई हुआ तो -b आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर्स हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले हम m के लिए देखते हैं। m की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे m पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे m की पावर a है। बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, 1 इक्वल होगा a के, तो a की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद दूसरा l के लिए देखते हैं। l अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे l की पावर b प्लस c है, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, 1 इक्वल आ जाएगा b प्लस c के। b की वैल्यू क्या है 2, ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई। टाइम पीरियड ये देखें, t लेफ्ट हैंड साइड पे t की पावर -2 और राइट हैंड साइड पे t की पावर -b, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, -2 इक्वल आ जाएगा -b के, माइनस से कैंसिल, 2 इक्वल टू b, यानी कि b इक्वल टू 2। तो ये जो b की वैल्यू आई थी ये यहाँ पे पुट की तो c की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, आप पहले m का कैलकुलेट कर लें, उसके बाद t का कैलकुलेट कर लें, a और b की वैल्यू आ जाएगी, उसको l वाला कैलकुलेट करके c आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो a, b और c जब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Fc इक्वल आ जाएगा k m की पावर a, v पावर b, r पावर c, यानी कि k m की पावर a की वैल्यू 1, v की पावर b है, b की वैल्यू 2 है
आर की पावर सी है तो आर की पावर सी की वैल्यू -1 है। अब आर पावर -1 है, अगर उसको +1 करना हो तो डिवीजन में ले आएंगे, यानी कि के एम वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। आर की पावर -1 नीचे आएगा तो आर हो जाएगा, आर की पावर +1। अब पावर जो होती है +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह m1 को हमने पावर ख़त्म कर दी, m लिख दिया, वी स्क्वायर लिखा, आर पावर -1 है, नीचे आके आर हो जाएगा। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। जैसे यहाँ पे k है तो इस k की क्या वैल्यू है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें यह पता है कि इस k की वैल्यू 1 है। तो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, Fc = mv²/r। तो इस तरीके से जो भी क्वांटिटी आपको दी जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी क्वांटिटी दी जाती है, उसका जो फार्मूला है वो ऐसे ही ड्राइव करना है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले स्टेप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इक्वल का साइन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फिर डायमेंशंस पुट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर्स को, ए बी सी की डी जितने भी वेरिएबल्स हों उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और एट द एंड बताते हैं कि कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देता डायमेंशनल एनालिसिस, तो फाइनल फार्मूला जो होता है वो लिख देते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बाय यूजिंग द रिलेशन f = g m1 m2/r²। के डायमेंशंस जो हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की कैलकुलेट करनी है f = g m1 m2/r² का फार्मूला यूज़ करके। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत f इक्वल है g m1 m2/r² के। तो इसमें से जो कैपिटल G है उसकी डायमेंशंस हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फार्मूला क्या है, f = g m1 m2/r²। हमने डायमेंशन किसकी कैलकुलेट करनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इधर ही रहेगा, r² उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 डिवाइड होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी g = f(r²/m1 m2)। अप्लाइंग डायमेंशंस, जब डायमेंशंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, g की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, इक्वल टू f फोर्स है, इसकी डायमेंशन mlt-2 होती है, r रेडियस, लेंथ, डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन l आ गई। डिस्टेंस है ना, लेंथ है बेसिकली, रेडियस, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है तो वो क्या है, l। m1 मैस है उसका, m2 भी मैस है उसके लिए भी कैपिटल M। तो ऊपर क्या हो जाएगा, mlt-2 l2 डिवाइडेड बाय ये 2m है, m की पावर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि mlt-2 × l2, ये m पावर 2 ऊपर जाकर m पावर -2 हो जाएगा। इनको एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, m l t पावर -2 l पावर 2 m पावर -2। अब जो बेस सेम है, पावर z होंगी, तो क्या हो जाएगा, m की पावर -2 + 1 -1, l की पावर 2 + 1 3 और t की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशन आ जाती है m-1 l3 t-2। लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स F ड्यू टू ए बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय F = -kx। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k। कि हुक्स लॉ के मुताबिक जो रिस्टोरिंग फोर्स F है ड्यू टू ए बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज गिवन बाय F = -kx। रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ के मुताबिक F = -kx दी गई है, तो हमने इसमें k की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, F = -kx, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज F = kx, यानी कि साइन की हमें ज़रूरत ही नहीं है डायमेंशंस फाइंड करते वक्त, तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इक्वेशन लेंगे F = kx और इसकी मदद से ड्राइव करेंगे। डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, k x इधर आकर डिवाइड होगा तो k इक्वल हो जाएगा f/x के। डायमेंशंस अप्लाई करेंगे तो k इक्वल आ जाएगा, f की डायमेंशन फोर्स है mlt-2 और x लेंथ है, इसकी डायमेंशन l आ गई। k इक्वल हो जाएगा, l जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, mlt-2 l-1। अब l
बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो k आ जाएगा ml⁻0 t⁻²। तो k की डायमेंशन क्या आ गई, mt-2, ml0 t-2 या mt-2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी की आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो आप वो डायमेंशन लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे। मज़ीद अगर आप किसी भी बुक की, पंजाब के चारों सूबों में जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, उन बुक्स का एक्सरसाइज सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, पास्ट पेपर देखना चाहते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विज़िट करें। वहाँ पर आपको तमाम सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप के पास कोई बोर्ड का पेपर है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो वो बोर्ड का पेपर आप व्हाट्सएप करें, आपको उस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।